नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक भारत की राज्य व्यवस्था का विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या है, ये शुरू से आपका है। ये इसका 8वां संस्करण है। इस भाग में भाग 1 में आप पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की अवधारणा, संविधान की विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ और उसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना। अब आइए मैं इसे अब सेट कर लेती हूँ। चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। अध्याय 1, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। भारत में ब्रिटिश 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व और दीवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उनके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1898 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया और यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत चलती रही। ये भारत के संविधान के निर्माण के पीछे का ऐतिहासिक अध्ययन है। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई, फिर भी ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में शासन और प्रशासन की विविध रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विविध रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसके बारे में विस्तृत व्याख्या के अंतर्गत हम क्रमबद्ध पढ़ते हैं। जैसे पहले हुआ कंपनी का शासन, जो 1773 से 1898 ईस्वी तक चला, और साम्राज्य का शासन जो इंग्लैंड से रिलेटेड होता था एलिजाबेथ प्रथम ने। इस क्रम में है, पहला है कंपनी का शासन के अंतर्गत है रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में हुआ। अब इसके बारे में हम जानते हैं। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अदरवाइज तो यूरोपियन आए थे, इंग्लैंड आए थे केवल व्यापार करने, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की मान्यता मिल गई। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या हुआ? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। यह पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे, भारत का नहीं। आई एम सॉरी, अगर पूछे ब्रिटिश भारत का तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल। इसके द्वारा दूसरा है मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर एवं बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। यानी जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंट
प्रांतों के जो गवर्नर थे एक दूसरे से अलग अलग थे। बंगाल के अलग थे, मद्रास के अलग थे, बम्बई के अलग थे। लेकिन अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बम्बई और मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तीसरा है, इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। पांचवा है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में उसके राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर लिया। इसके बाद है 1781 का संशोधन अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां मिली, इसके तहत उसे ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून या पिट का इंडिया एक्ट भी कहते हैं। इस कानून की क्या विशेषता थी? इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उसके कृत्यों को करने के लिए उन्होंने पद धारण से अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारियों से मुक्त कर दिया गया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली से जुड़ी मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तीसरा है, इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के मामले तय करेंगे। इस कानून के द्वारा क्या हुआ? प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल प्रोविजनल कोर्ट ऑफ काउंसिल के लिए विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अब इसके बाद 1784 में ही पिट का इंडिया एक्ट पारित किया गया। इसमें संशोधन किया गया 81 में। ये पिट का इंडिया एक्ट नहीं है, मैंने भूल से इसे पिट का इंडिया एक्ट बोल दिया। ये 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसमें केवल संशोधन किया गया था। उसके बाद अब आपका पिट्स का इंडिया एक्ट यहाँ पे लाया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किए थे, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम में यह कहा गया, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, यानी व्यावसायिक कार्य अलग, व्यापारिक कार्य अलग और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार देव शासन की व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया। 2 प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रारंभ हो गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक और सैन्य सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरी, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1786 का अधिनियम देख लेते हैं। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्त और मांगे रखी। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिलिंग के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न
मानने का अधिकार हो। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया गया। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून के प्रावधानों के रूप में जोड़ दिया गया। उसके बाद आपका 1793 का चार्टर कानून आया, 1793 का चार्टर कानून। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसमें क्या किया गया? इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर भावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंटियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। दूसरा क्या था? इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दी गई। यानी जो गवर्नर जनरल था वो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार के ऊपर और अधिक नियंत्रण करने लगा। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट के तहत 20 वर्ष तक और व्यापार भारत के साथ कंपनी कर सकती थी। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उसके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया गया। यानी जो भी है यहाँ के जो सदस्य हैं, कंट्रोल के सदस्य, उसके कर्मचारियों का भुगतान वेतन वगैरह कहाँ से होगा? भारतीयों के द्वारा होगा। चार्टर कानून 1813 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। यानी इसका अर्थ यह है कि इसने कंपनी के व्यापार एकाधिकार, यानी कंपनी ही केवल व्यापार नहीं कर सकती थी, भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन ये चाय के और चीन के साथ व्यापार पर इसका एकाधिकार बना ही रहा, एक छत्र राज्य। दूसरा है, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्ता को प्रकट एवं स्थापित किया। तीसरा है, इस कानून के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई और 1 लाख रुपया हर साल इन्हें दिया गया। इसी कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बंदिशों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। इसी कानून ने भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड का भी प्रावधान किया गया। 1813 के तहत ही ईसाई मिशनरियों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने के लिए ही भेजा गया। अब 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके तहत 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके तहत क्या किया गया? केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इसने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वे समस्त भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आया। अगर पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग था। जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित होंगी। बंगाल के गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, उसी में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित होंगी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसने ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों को विधायी संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। अब विधायिका का सारा काम कौन करेगा? भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल वंचित रह गए। अब विधायी शक्तियाँ किसके पास आ गई? भारत के गवर्नर जनरल के पास आ गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया। नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अब जो भी कानून बनता था उसे एक्ट और अधिनियम 1833 के एक्ट के द्वारा ही इसे कहा गया।
ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधि को समाप्त कर दिया गया है। इसके 1813 में हमने पढ़ा था कि चाय और चीन के साथ एक अधिकार बना रहा व्यापार करने का। 1833 के अधिनियम के तहत उसे भी छीन लिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके अधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, लागू नहीं किया गया। अब 1853 का चार्टर अधिनियम 1793 और से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पास विधायी और प्रशासनिक दोनों शक्तियां थी, लेकिन अब इसे अलग कर दिया गया। बल्कि इसके तहत 6 नए पार्षद और जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी, क्योंकि ये वहीं का है। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मिशनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार ब्रिटिश सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसने किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इसने स्पष्ट किया कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाने लगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। इसका अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में करूँगी। नमस्कार।